तो अब दोबारा से डिस्कशन शुरू करूँ। अब तो विजिबल हो रही है? नहीं मैम समझ आ रही है। ठीक है, जी जी ठीक ठीक। यहाँ पर हमने ये डिस्कशन की थी कि हमने इसकी 4th आर्म के अंदर, अब सबको विजिबल है ना स्क्रीन? इसकी 4th आर्म के अंदर हमने, ठीक है, हमने इसकी 4th आर्म के अंदर एक अननोन कैपेसिटर लगाया हुआ था और ये मैं इसकी डिस्कशन कर रही थी कि ये C3 अकेला इसलिए लगा हुआ है 3rd आर्म के C3 आर्म के अंदर क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी मीका कैपेसिटर है और हाई क्वालिटी मीका कैपेसिटर के बारे में उसने कहा कि उसकी वेरी लो लॉसेज हैं और ऑलमोस्ट उसकी रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए कैपेसिटर के साथ सीरीज में या पैरेलल में कोई भी रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। सही है? सो हम इसको अननोन कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। कैपेसिटेंस किस तरह की चीज़ों की हो सकती है? कैपेसिटर किसी भी इंसुलेशन की कैपेसिटर हो सकती है, कैपेसिटेंस हो सकती है। इंसुलेशन मेजरमेंट यानी इंसुलेशन बेसिकली आप मेजर कर रहे हैं किसी भी केबल की, तो उसको उसकी मेजरमेंट हो सकती है उस कैपेसिटेंस। तो ये आप अननोन Z4 के अंदर उसको कनेक्ट करके अननोन कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो हम अगर इसकी अब इम्पिडेंस इक्वेशंस बनाएं तो हमारे पास Z1 जो आर्म है उसके लिए आपको पता है कि Z1 आर्म के अंदर हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है। सो आप यहाँ पर इसके लिए Y1 की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। Y1 की इक्वेशन हमने मैक्सवेल में निकाली थी पीछे, मैक्सवेल ब्रिज के अंदर। Y1 यहाँ आपको Z1 में नजर आ रहा होगा कि ये 1/1 करके लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना। ये 1/R1 को हमने 1/1 करके लिखा हुआ है। अगर आप Y1 लिखेंगे तो उसमें सिर्फ ये 1/R आएगा, ये वाला 1 नहीं आएगा, ये वाला 1, ठीक है। सो आपकी मर्जी आप उसको Z1 करके लिखें, आपकी मर्जी आप उसको Y1 करके लिखें, ठीक है। सो ये Z2 की क्वेश्चन हमारे पास क्या आती है? Z2 की क्वेश्चन हमारे पास R2 के इक्वल आ रही है। और Z3 आपके पास क्या आ रही है? Z3 आपके पास एक सिंगल कैपेसिटेंस थी इसलिए हमने उसको -jXC3 लिखा है। सो XC3 के बारे में आपको ये कंफर्म है, पता है ना कि XC3 आपके पास किसके इक्वल होता है? 1/ωC3 है ना, 1/ωC3 के इक्वल होता है jXC3। ये जो आपके पास ये वैल्यू है ना, उसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास Z4 जो है उसमें भी अगेन एक कैपेसिटेंस लगी हुई है। सो सिमिलरली RX - jXX होगा, यानी ये जो कैपेसिटर है इसकी XC लिखेंगे तो अगेन वो भी 1/ωCX होगी। तो हमारे पास जो बैलेंस इक्वेशन बनती थी दैट वाज Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ठीक है जी। हमने इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली हमने फॉर रियल टर्म्स को अलग कर लिया। रियल टर्म्स को अलग करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। रियल टर्म्स को अलग करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी ये जनरल इक्वेशन है, इसमें से आप रियल टर्म्स को अलग करें। रियल टर्म्स कौन कौन सी है? केवली टर्म है रियल टर्म, एक केवली टर्म है रियल टर्म, बाकी इमेजिनरी टर्म है। सो RX इज इक्वल टू, ये रियल टर्म्स को सॉर्ट कर लिया हमने, वो इसकी इक्वल आ गई। और इमेजिनरी टर्म्स आप यहाँ पे देख लें, इमेजिनरी टर्म्स कौन सी है? एक केवल ही है इमेजिनरी टर्म j/ωCX और एक केवल ही इमेजिनरी टर्म। सो हमारे पास फाइनली CX की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सो CX और RX की दोनों अननोन आर्म के अंदर थे और हमने इनको कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं एंगल कंडीशन के ऊपर। सो एंगल कंडीशन बेसिकली क्या है? एंगल कंडीशन के अंदर हमारे पास ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे ये है ना, ऑपोजिट एंगल θ1 + θ4 एंड θ2 + θ3, यही है। अब आप अगर रिकॉल करें तो व्हाट वाज θ1? θ1 में क्या है? θ1 के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में लगी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका एंगल बहुत स्मॉल होता है, बहुत क्लोजर टू 90 नहीं जाता क्योंकि दोनों पैरेलल में लगी होती हैं, इसलिए ये एंगल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही होता है, इसकी एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है। उसके बाद हमारे पास इस आर्म के अंदर क्या लगा हुआ है? R2 वाली आर्म के अंदर ये R2 लगी हुई है, सो इसका एंगल तो 0 होगा ना, इसका एंगल 0 होगा। और C2 चूंकि प्योर था इसलिए इसका एंगल कितना होगा? C2 का एंगल θ2 कितना होगा? θ3 सॉरी जी, बड़ी दफा बताया मैंने आपको। अगर आपके पास प्योर इंडक्टेंस लगी हुई, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? गायब तो नहीं हो गए कहीं? जी मैम आवाज आ रही है, बोले तो सही। जी जी मैम, आंसर नहीं भी आता तो भी बोले तो सही। ओके, सो θ3 आपके पास एक प्योर कैपेसिटेंस है। प्योर कैपेसिटेंस का एंगल -90 डिग्री होता है और प्योर इंडक्टेंस का एंगल +90 डिग्री होता है।
ठीक है। सो हमने R2 जी का मैम। एंगल 0 डिग्री था और प्योर कैपेसिटेंस का एंगल -90 डिग्री था। सो इस साइड की इक्वेशन के ऊपर आपके पास -90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आपके पास θ4 क्या था, सीरीज में एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ था, उसका एंगल जाहिर है डेफिनेटली +90 तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है उसके साथ रेजिस्टर, इसलिए वो क्लोजर टू 90 जरूर होगा, लेकिन वो लेस देन 90 होगा। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास θ4 का एंगल जो भी आता है, अभी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन 90। और θ1 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्लस में एंगल जरूर होगा, ये एंगल प्लस में होगा, लेकिन इस एंगल की जो वैल्यू है वो काफी कम होनी है, काफी कम होगी। ठीक है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों साइड्स के एंगल्स हैं ये एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो ऐसा कैसे हो सकता, कैसे पॉसिबल है? दिस इज 0 एंड सॉरी मैंने यहाँ पर +90 कह दिया। दिस इज नॉट, ये प्लस का एंगल नहीं है क्योंकि ये माइनस का एंगल है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी माइनस का एंगल है एंड दिस इज भी ये भी माइनस का एंगल है। सो अगर हम ये कहते हैं कि सपोज दिस इज -70 डिग्री, तो आपके पास जो θ1 वाली ब्रांच है उसका एंगल मैक्सिमम 20 डिग्री या 10 डिग्री तक जा सकता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी θ4 वाली ब्रांच है, θ4 वाली ब्रांच कौन सी थी? अननोन कैपेसिटेंस की जो ब्रांच है ना, अननोन कैपेसिटेंस, हम चाहते हैं उसका एंगल ना वेरी मच क्लोजर टू -90 हो, सो दैट कि हमारी ये दोनों इक्वेशंस की साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और हमारी एंगल कंडीशन, जो ये एंगल कंडीशन है, ये भी फुलफिल हो जाए। ठीक है। सो हमने क्या रिक्वायरमेंट बनाई, हमने कहा थी कि हमारे पास थीटा का एंगल 90 के क्लोजर होना चाहिए। सो अंडरस्टूड है कि यहाँ हम जब कैपेसिटेंस की बात कर रहे होते हैं तो मैं बात जगह पे 90 है माइनस अगर भूल भी जाऊँ तो अंडरस्टूड है ये माइनस होता है, ये -90 के क्लोज होना चाहिए एंगल। सो हम ये करते हैं कि हम एक सीरीज आरसी सर्किट की, एक सीरीज आरसी सर्किट है ना, θ4 को रिकॉल करें, ये एक सीरीज आरसी सर्किट है। ठीक है। एक सीरीज आरसी सर्किट की क्या इम्पिडेंस वो बनेगी, सीरीज आरसी सर्किट की इम्पिडेंस ट्रायंगल, एक वेक्टर आपके पास आर का आ गया और दूसरा -jxc का ये वेक्टर आ गया, ऐसे ही होता है ना। और ये थीटा बन गया इसका, ये जो हाइपोटेन्यूज वाला आया, दिस वाज द अननोन आर्म की इम्पिडेंस, ये इम्पिडेंस है, इसको सी नहीं लिखना चाहिए बल्कि इसको एक्स लिखना चाहिए, ये zx होगी। ठीक है जी। सो अगर आपको यहाँ ये कहा जाए कि इसका पावर फैक्टर निकालें, तो पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है? पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है? cos थीटा। cos थीटा के। सो cos थीटा, cos का फार्मूला लगाएं जरा, क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस जी, बेस क्या ओवर है? हाइपोटेन्यूज, बेस आर है RX। और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है? z है, इम्पिडेंस है ना, ZX। यही है। अच्छा ओके। सो अगर मैं ये करूं कि मैं ये कहूं कि इसका एंगल वेरी मच क्लोजर टू 90 डिग्री है या बिल्कुल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो गई होगी, और जो zx वाला है, अगर रेजिस्टेंस को मैं बिल्कुल 0 कर दूं तो z वाला वेक्टर इसके साथ बिल्कुल यूं पैरेलल में आके खड़ा हो जाएगा, ये वाला वेक्टर xe का होगा और ये वाला वेक्टर z का होगा। ठीक है। दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएंगे, यानी z नियरली इक्वल टू xe हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ये तब होता है जब आपके पास एग्जैक्टली एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करे। सही है। सिमिलरली अगर एंगल 0 को अप्रोच करे, अगर एंगल 0 को अप्रोच करे तो फिर r जो सा है, r के साथ z बिल्कुल ऐसे आ जाता है, xe का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है और r और z एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाते हैं। ठीक है। और ये आपके पास r और z की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा जब एंगल 0 डिग्री होगा, और जब एंगल -90 को अप्रोच कर रहा होगा तब z और xe का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होगा। क्लियर हो गई ये बात? अगर ऐसी सिनेरियो हो तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन के अंदर ये जो zc लिखा हुआ था हमने इम्पिडेंस, उसकी जगह पे हम xc को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा है कि एंगल अगर हम चाहते हैं कि एंगल इसके इक्वल हो तो हम xc को इसे रिप्लेस कर सकते हैं ना ऐसे। ओके। सो ये बात क्लियर हो गई? जी मैम। ओके। सो हम xc की जगह पे हमें पता है xc का फार्मूला क्या होता है, 1/ωc। 1/ωc किया तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, rx ωcx। क्लियर होगी जी ये इक्वेशन? जी मैम। तो उसके बाद उसने ये कहा कि हमने जैसे मैक्सवेल ब्रिज के अंदर या हे ब्रिज के अंदर ये कहा था कि चूंकि हम चाहते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आए,
तो हमें मैग्नीट्यूड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ता था और एंगल कंडीशन को भी। सिमिलरली शेयरिंग ब्रिज के अंदर भी हमें एंगल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये वही एंगल कंडीशन की डिस्कशन चल रही है जो हमने पहले की है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास एंगल क्लोजर टू, यानी जो अननोन आर्म है उसके अंदर एंगल क्लोजर टू -70 डिग्री होना चाहिए। तो वो कहता है कि जैसे आपने हे ब्रिज या मैक्सवेल ब्रिज में ये कहा था कि हे ब्रिज मीडियम क्वालिटी फैक्टर कॉइल के लिए यूज हो सकता है, यानी आप जो उस पर क्वालिटी फैक्टर कॉइल लगाएंगे यानी इंडक्टेंस अननोन इंडक्टेंस लगाएंगे तो आपको एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए कि इसकी इस इंडक्टेंस की रेंज यानी क्वालिटी फैक्टर हाई हो थोड़ा सा, और जब आप मैक्सवेल के अंदर लगाएंगे तो उसका क्वालिटी फैक्टर लो होना चाहिए, 0 to 10 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली शेयरिंग ब्रिज के अंदर भी वो कहता है कि ये बताएं कि क्वालिटी फैक्टर कितना होगा उस कॉइल का। तो जैसे हम इंडक्टर के लिए वर्ड क्वालिटी फैक्टर यूज करते हैं तो हम कैपेसिटर के लिए डेसिपेशन फैक्टर का वर्ड यूज करते हैं, कैपेसिटर वाले कैपेसिटिव सर्किट्स के लिए। और डेसिपेशन फैक्टर को भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। व्हाट इज डेसिपेशन फैक्टर? डेसिपेशन फैक्टर इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ऐसे ही है, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला मैंने पीछे मेंशन किया है जब आपने मैक्सवेल ब्रिज पढ़ा था। ये है क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला, एक्सएल ओवर आर, ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला था। सो अगर अब हम उसको इम्प्लीमेंट करें इसके अंदर, तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा XC ओवर आर, है ना। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? R ओवर XC। और अगेन इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये वही आ रही है, RX ओवर ओमेगा CX। सो अगर आप पीछे देखें, मैंने पीछे भी आपको कॉस थीटा पावर फैक्टर की भी वैल्यू यही आ रही थी और डेसिपेशन फैक्टर की भी वैल्यू यही आ रही है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप इसको डेसिपेशन फैक्टर में एक्सप्रेस करें या चाहे आप इसको थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, बात एक ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और ऐसा कैसा हो सकता है कि आपकी CX की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए या आपका इन अदर वर्ड्स थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए या क्लोजर टू 90 डिग्री चाहते हैं, तो इस फैक्टर को बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दिस फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेसिपेशन फैक्टर। तो हम ये कहेंगे कि हायर डेसिपेशन फैक्टर कैपेसिटर्स शुड बी यूज्ड इन शेयरिंग ब्रिज। क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई है? यस मैम। लास्ट हमारा ब्रिज है यहाँ पर वेन ब्रिज। वेन ब्रिज कर लेते हैं। वेन ब्रिज जो है, अगर आप इसकी टोपोलॉजी को एक दफ़ा गौर से देखें तो हमारे पास Z4 आर्म के अंदर X नहीं लगाया हुआ, हमने R4 और C4 लिखा हुआ है, हमने X कहीं भी नहीं लगाया हुआ। X हम जनरली उसके साथ लगाते हैं सबस्क्रिप्ट में जिसको जो कि अननोन होती है, जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ हमने X नहीं लगाया, ऐसे ही है ना? यस मैम। X नहीं लगाया। अगर X नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई अननोन नाम ही नहीं है, यही है ना इसका मतलब। सो बेसिकली X वेन ब्रिज किसी भी चीज को अननोन यानी किसी एलिमेंट की अननोन इम्पिडेंस को फाइंड करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो हम इसको बैलेंस में लेकर आते हैं और उसके बाद हम इसका एक फार्मूला है जिसको यूज करके हम जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी किसकी होगी अननोन? डेफिनेटली ये जो आपकी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी अननोन होगी। एंड अगर किसी ने ECD, आप लोगों में से इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स को काफ़ी सारे लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग ECD का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ECD कोर्स के अंदर आपने शायद ऑसिलेटर्स पढ़े हो और शायद प्रीवियस किसी कोर्स के अंदर भी ऑसिलेटर्स पढ़े हो। तो आपको ये पता होगा कि ऑसिलेटर जो है वो कोई ऐसी सिग्नल जनरेट करता है किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इतना तो पता है ना ऑसिलेटर के बारे में। तो आपके पास जो ऑसिलेटर है वो किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर सिग्नल जनरेट करता है तो जनरली हम वेन ब्रिज को ऑसिलेटर बनाने में भी यूज करते हैं। यानी हमारे पास एक टाइप ऑसिलेटर की वेन ब्रिज ऑसिलेटर भी है अमंग अदर टाइप्स, ठीक है। सो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो उसमें वेन ब्रिज ऑसिलेटर को पढ़े, और वो हम कैसे करते हैं उसके लिए हम देखते हैं। ये हमारे पास सर्किट आ गया वेन ब्रिज का। अब इसकी इंपिडेंस इक्वेशंस लिखते हैं। Z1 किसके इक्वल है जी? Z1 है R1 के इक्वल। Z2 किसके इक्वल है? Z2 है R2 के इक्वल।
एंड Z3 आपके पास है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन किस किस का है जी? वही वाला आपके पास कम्बिनेशन है जो कि मैक्सवेल ब्रिज का था। सो अगेन यू कैन राइट इट एज Y3, और आप इसी तरह से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। एंड Z4 इज अ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ R4 एंड JX C4। सो आप अगेन इसको, ये हम पीछे अब आपको लिखना आ गया होगा कि इम्पिडेंसेस को कैसे लिखते हैं। सो इसकी बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं। द बैलेंस इक्वेशन इज Z1 Z4 एंड इक्वल्स Z2 Z3। ये बैलेंस इक्वेशन बन गई इसकी। और हमने जब इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स को पुट किया तो ये इक्वेशंस आती हैं। मेरा ख्याल है ये तो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, आप सॉल्व कर लेंगे ना? हाँ जी, क्लास कर लेंगे ना ये इक्वेशंस। सो फाइनली हमारे पास जो सिंप्लीफाई होके वैल्यू आती है, वो सिंप्लीफाई बल्कि हमने इसको कैसे किया है, हमने ये जो फाइनल इक्वेशन पीछे आ रही थी उसके अंदर से ये हमने रियल टर्म्स के लिए अलग कर लिया है। जितनी भी टर्म्स रियल थी उसके लिए ये क्वेश्चन आ गई, और इमेजिनरी टर्म्स के लिए ये क्वेश्चन हमने अलग कर लिया। ये वो टर्म्स थी जिनके साथ जे आ रहा था, ये इमेजिनरी टर्म्स हो गई और ये रियल टर्म्स हो गई। हमने इनको सेपरेट कर लिए, दो इक्वेशन आ गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी R4 आ रहा है और यहाँ पे भी R4 आ रहा है। सो हम ऐसा करते हैं कि R4 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो बोथ साइड्स पे R4 को डिवाइड करेंगे तो इधर R4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पर से R4 कैंसिल हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बन जाती है सिंप्लीफायर, ये वाली इक्वेशन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इन सारी टर्म्स को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और ओमेगा को सिर्फ यहाँ रहने देते हैं। और ये वाला ओमेगा चूंकि इधर आया है तो इसलिए हमने इसको ओमेगा स्क्वायर कर दिया। सो फाइनली हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन, आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/C1 C3 R3 R1। सो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इस एक्चुअली 2πf के इक्वल होता है, इसलिए 2π को हम इधर ले आए हैं और R3 C3 R4 C4 हमने इसकी वैल्यू लिखी है। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हमने ओमेगा को इसलिए साइड पे किया था क्योंकि अभी मैंने बताया है कि हम वेन ब्रिज को अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए यूज करें। ऐसे ही है ना, अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए यूज करें। समझ आई है ये बात? यस मैम। अच्छा जी मैम। उसके बाद हमारे पास जी मैम। अगर हम यहाँ पर ये सपोज करें कि सपोज हमारे पास R3 और R3 और R4 दोनों R के इक्वल हैं, दोनों R के इक्वल है, तो R की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या रह जाएगी? ये भी R है और ये भी R है, तो R स्क्वायर हो जाएगी, है ना? और अगर मैं ये कहूँ कि C3 और C4 दोनों C के इक्वल हैं, तो C की वैल्यू क्या रह जाएगी इसके अंदर? C स्क्वायर और R स्क्वायर। सही है ना? मैंने सपोज कर लिया कि R3 और R4 दोनों की वैल्यू सेम है R के, और C3 और C4 की वैल्यू दोनों की सेम है C के। तो मेरे पास अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर और C स्क्वायर रह गया। ऐसे ही है ना? और क्योंकि अंडर रूट था तो अंडर रूट खत्म हुआ, तो फाइनली जो इक्वेशन बनती है वो बनती है जी 1/2πRC। क्लियर हो गई ये बात? जी बात क्लियर हुई है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, सो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास बुक के अंदर भी ये हमारे पास निकल आई है F इज इक्वल टू 1/2πRC। सही है जी। एक सपोजिशन उसने ऊपर भी की है मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन के अंदर। उसके अंदर आपके पास क्या है कि आपने सपोज किया है कि R1 इक्वल टू R3 था और C3 इक्वल टू C1 था। यही सपोजिशन की थी ना आपने? C3 इक्वल टू C1 था, R1 इक्वल टू R3 था। अभी आपने ये सपोजिशन यहाँ की है इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो मुझे ये बताएं ये इक्वेशन किसकी इक्वल आई? इक्वेशन 5.49 किसकी इक्वल आई?
जी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है आवाज? 1 is equal to R2 ओवर R4 इक्वल्स किसके आएगा? 1 प्लस ये भी 1 हो 1. जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा ना। इक्वेशन Yes, ma'am. 5.49 R2 by R4 will be equal to 2, ऐसे ही है। सो आपके पास ये दो कंडीशंस उसने मेंशन की हैं कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए R2 by R4 इक्वल्स टू 2, यानी जो आपके पास इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है ना R2 और R4, इन दोनों की रेशियो इक्वल टू 2 होनी चाहिए। रेशियो इक्वल टू 2 होने का क्या मतलब है? यानी अगर ये 8 है ना तो ये 4 होगा, तो इसकी रेशियो 2 के इक्वल आएगी, ठीक है। और सेकेंडली क्या इक्वल हो? C1 इक्वल टू C3 और R1 इक्वल टू R3 हो, तो ये ब्रिज बैलेंस होता है, ठीक है जी। बैलेंस ब्रिज के ऊपर आप इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे, अननोन फ्रीक्वेंसी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई जी ये बात? ठीक जी मैम। तो आपने नेक्स्ट ये करना है कि हमने 5.1 को एक्सक्लूड किया था और असाइनमेंट के अंदर आपको डाला था 5.5, ऐसे ही है ना? 5.4, 5.5 और 5.6। एग्जैक्टली 4, 5, 6 4, 5, 6, ठीक है। उसकी सबमिशन आपके पास कब की है? कल की मैम, 4 नवंबर। ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक है अनबैलेंस कंडीशन का। अनबैलेंस कंडीशन जी का मैम। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि आपके पास एक सर्किट है 5.16 जैसे ये सर्किट बना हुआ है, ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि हमने इसको एंगल को वेरीफाई करके देखा तो हमारे पास एंगल नहीं आ रहा है, 90 और ये -90। तो वो कहते हैं कि क्या करें कि हम इसको बैलेंस करें। ये जिसके माइक में प्रॉब्लम है प्लीज वो म्यूट कर दो। अच्छा, तो आपके पास इसको हमने वेरीफाई किया तो हमारे पास ये बैलेंस नहीं होता। आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड कंडीशन को देख लें 200 बाय 400, 300 एंड 600, और फाइनली इसकी एंगल कंडीशन को देख लें तो आपके पास ये बैलेंस नहीं होता। तो आपने क्या स्टेप्स ऐसे करने हैं जिससे ये बैलेंस अचीव कर ले। ये एग्जाम्पल उसी स्टेप्स पे सॉल्व हुई है 5.5। सो आप फ्री हैं इसमें कुछ भी करने के। आप चाहे इसके अंदर एक कैपेसिटर सीरीज में ऐड कर दें, आप इसके अंदर एक कैपेसिटर पैरेलल में ऐड कर दें, आप इसके अंदर रिमूव नहीं करें लेकिन आप कुछ सीरीज में ऐड कर दें, पैरेलल में ऐड कर दें, या इसके मैग्नीट्यूड्स को चेंज कर दें। आपने इसको बैलेंस कंडीशन में लेकर आना है। सो ये एक एग्जांपल है जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। एग्जांपल ठीक हो गया मैम। ठीक है जी। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया था जो कि मैं भूल गई स्लाइड में डालना, दैट वाज वैगनर ग्राउंड कनेक्शन, ठीक है। इस वैगनर ग्राउंड को आप तैयार करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसकी डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके मैम। जी मैम। ओके मैम। ठीक है जी। अच्छा, तो मैम ये जो 5.5 एग्जांपल है इसकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना 5.7 वो भी बिल्कुल ऐसे सेम। कैसा अनबैलेंस कंडीशन वाला? जी मैम। ठीक है, वो जाहिर है उसने एग्जांपल भी जो दी हुई है ना, 5.7 हाँ एग्जांपल भी दी हुई है।